लीला की बात आप कर रहे हैं। आप ये सोचिए 2.5 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। हाँ, और 8 लाख इनकम में। टैक्स रिटर्न 8 लाख रुपए। नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, और गरीबी की हम्म। रेखा से नीचे वाले के पास पैन कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो हम्म। 8.25 लाख रुपए का जो आपने सीमा निर्धारित किया है, ये इनकम टैक्स लिमिट से ऊपर है। तो सबसे पहले तो अगर सरकार ईमानदार है तो चाहे ओबीसी या किसी के लिए भी क्रीमी लेयर 8 लाख रखा है ना, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 8 लाख रखा है। तो क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर 8 लाख रखा है तो फिर 8 लाख में इनकम टैक्स रिटर्न क्यों? 8 लाख तो सीधे सीधे माफ होना चाहिए। बसपा आरजेडी सब लोग कह रही है सबका साथ लेंगे, सबका विकास है, लेकिन असली सबका साथ तो बीजेपी ले रही है। अब विकास सिर्फ सवर्णों का कर रही है। जी सर, लीडर्स जो है कहीं न कहीं उनको जो है वो अपना अपने आप को जो है क्लियर वो किस पाले में है, जिनका नाम आपने लिया, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, या इवन जो सत्ता पक्ष के जो नेता है केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग हों, उनके लिए उनकी ये क्षमता नहीं है कि उनका वर्गीय हित जो है, जो वर्गीय हित है वो आड़े हाथों नहीं आता है, हम्म। उनका स्वयं का हित होना चाहिए, पहली बात। और रही बात विपक्षी जी। दलों की, अखिलेश यादव और मायावती जैसे लोगों की, ये अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, कैटेगरी किस कहाँ खड़े होंगे, ये अपने आप को तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसके साथ हैं। यूपी में निकाय चुनाव होने वाला था, उसी के सूचना जारी होने वाली थी, उस समय जो है वो रिट दाखिल हुई वहां लखनऊ हाई कोर्ट के, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ में। अच्छा। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया के कोर्ट में जी। उन्होंने आज फैसला सुनाया कि बगैर आरक्षण के निकाय चुनाव तत्काल कराएं, क्योंकि निकाय चुनाव जो है वो मतलब टाले नहीं जा सकते। हम्म। अदालत का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट न हो, हम्म। आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट, तब हम्म। तक आरक्षण लागू नहीं किया जाए। हाईकोर्ट ने 2017 का जो ये दावा कर रहे थे कि हमने ओबीसी का रैपिड सर्वे किया है, उसको अदालत ने वो कर दिया है, आपका मतलब उसको नकार दिया है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर कि नगर निगम चुनाव में ओबीसी के आरक्षण पर, नगर निगम चुनाव में ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगा दी गई। क्या है मसला, पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। जेपी सिंह साहब को लगातार आप अम्बेडकर नामा पर सुन रहे हैं, और जेपी सिंह साहब वकील भी हैं, इलाहाबाद में रहते भी हैं, पत्रकार और संपादक भी हैं। दूसरे कुलदीप हैं। कुलदीप जो है वो एडवोकेट है, कुलदीप यादव एडवोकेट हैं और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। तो पूरे मसले को समझेंगे कि आखिर क्या है मसला, क्या सरकार कोई कुटिल नीति चल रही है, लागू भी करती है, कहीं से खत्म भी होता है, क्या आंकड़ों का पेच है, क्या है मसला, ये सब समझने की कोशिश करने वाला हूं इस एपिसोड में। स्वागत है सर नमस्कार। अम्बेडकर नामा में। नमस्कार। नमस्कार जी। सर। स्वागत कुलदीप। हम्म। जी सर, नमस्कार। सर आप ही से शुरू करता हूँ, जेपी सिंह साहब। आप जी तो बोलिए। इलाहाबाद में रहते हैं, इसकी पूरी बारीकी पे आपकी नजर है। हाँ। देखिए क्या सर, है मैं मसला? पहले आपको मैं जरा जजमेंट जो है उसके बारे में बता दूं। जी। यूपी में निकाय चुनाव होने वाला था, उसी के सूचना जारी होने वाली थी, उस समय जो है वो रिट दाखिल हुई वहां लखनऊ हाई कोर्ट के, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ में। अच्छा। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया के कोर्ट में जी। उन्होंने आज फैसला सुनाया कि बगैर आरक्षण के निकाय चुनाव तत्काल कराएं, क्योंकि निकाय चुनाव जो है वो मतलब टाले नहीं जा सकते। हम्म। अदालत का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट न हो, हम्म। आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट, तब हम्म। तक आरक्षण लागू नहीं किया जाए। हाईकोर्ट ने 2017 का जो ये दावा कर रहे थे कि हमने ओबीसी का रैपिड सर्वे किया है,
उसको अदालत ने वो कर दिया है, आपका मतलब उसको नकार दिया है। कोर्ट के आदेश के जो 2-4 पॉइंट है वो बता देता हूं। एक तो कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी विकास विभाग में धारा 5A ब्रैकेट में 5 फिर ब्रैकेट में 3 के तहत 5 दिसंबर 22 को जारी अधिसूचना निरस्त की जाती है। इस अधिसूचना के रद्द हो जाने से हाल में जो सीटों को लेकर बदलाव सामने आया था वो वापस हो गया है। सरकार की तरफ से 12 दिसंबर 2022 को जो शासनादेश जारी किया गया था कि निकायों का जहां कार्यकाल पूरा हो रहा है वहां कार्यपालक अधिकारी और वरिष्ठतम अधिकारी के माध्यम से नगर पालिकाओं के खाते चलेंगे, उसे निरस्त कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिना ट्रिपल टेस्ट शर्तों के ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि चूंकि तय फार्मूले यानी ट्रिपल टेस्ट शर्तों को पूरा करने में कई महीने लग सकते हैं, ऐसे में चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही तुरंत कराए जाएं। मतलब यह कि हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद अब यूपी में नगर निकाय चुनाव होंगे, उसमें एसटी के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर ओबीसी की सीटें जो है वो आपकी क्या कहते हैं वो हो जाएंगी, मतलब रद्द हो जाएंगी, है ना। वो नहीं होंगी, मतलब ये सीटें सामान्य या खुली श्रेणी के लिए अधिसूचित की जाएंगी। इसके अलावा हाई कोर्ट ने यह कहा कि अगर नगर पालिका निकाय का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो चुनाव होने और निकाय के गठन तक तमाम मामलों को एक कमेटी देखेगी जो 3 सदस्यीय होगी। इसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करेंगे, माने कलेक्टर करेंगे। सदस्यों में कार्यकारी अधिकारी, मुख्य अधिकारी, नगर आयुक्त शामिल होंगे। वहीं इस कमेटी का तीसरा सदस्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित होगा जो जिले स्तर का अफसर होगा। साथ ही ये कमेटी कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती, सिर्फ रोजाना के कार्यों का निर्वहन करेगी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि आयोग के लिए एक भारी और समय होने वाला है, लेकिन भारतीय संविधान में निहित संवैधानिक जनादेश के कारण निर्वाचित नगर निकायों के गठन में देरी नहीं की जा सकती। समाज के शासन के लोकतांत्रिक चरित्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि चुनाव जल्द से जल्द हो, हम इंतजार नहीं कर सकते। अब ये ट्रिपल टेस्ट क्या है सर? ट्रिपल टेस्ट, अब वो ट्रिपल टेस्ट सर्वे का जो एक प्रोसेस है सर, वो नियम हमने मतलब अभी बारीकी से ये नहीं पढ़ा। इसी के आधार पर आपका जो है महाराष्ट्र का चुनाव जो स्थानीय निकाय में जो ओबीसी आरक्षण हुआ था, रद्द हुआ था। इसी के आधार पर मध्य प्रदेश में रद्द हुआ था और कहा गया था कि आप सब सामान्य सीटें करके चुनाव कराइए। तो सवाल इस बात का है कि जब सरकार को मालूम है, मैं सरकार की मंशा पर सवाल उठाता हूं कि जब सरकार को अच्छी तरह से मालूम है, सरकार में बैठे जो आला अधिकारी हैं, इन्होंने जब देखा है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को जो है वो कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया था, तो क्या उन्हें नहीं मालूम था कि उत्तर प्रदेश में हो जाएगा? 2017 का जो रैपिड सर्वे है और 2022 है, उसको आप कह रहे हैं कि हमने ट्रिपल टेस्ट कर लिया, उसको कोर्ट ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि जिन लोगों ने, याचियों ने कोर्ट में जो है क्या कहते हैं ये मामला उठाया था, उन लोगों ने एक टेस्ट केस में मान लीजिए लखनऊ के ही मोहल्ले का जो है सर्वे करके मकान नंबर के साथ कि इस मकान में कितने जनरल हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने क्या हैं, मतलब बकायदे उसका आंकड़ा दिया था जिसका जवाब सरकार कोर्ट में नहीं दे पाई। तो सवाल इस बात का है कि वो शुरू से लग रहा था कि जो है ये कोर्ट से जो है ये क्वेश हो जाएगा। 2017 का जो रैपिड सर्वे है वो 2022 में क्यों माने कोर्ट? कोर्ट का कहना है कि जो निर्धारित प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की है, आप उसके आधार पर पहले सर्वे कीजिए और फिर जो है उसका जो है वो जो उनके मानकों को पूरा कीजिए और फिर जो है जब आरक्षण सूची जारी करेंगे तो ऑब्जेक्शन और सब होने के बाद तब फिर आप ये करेंगे और इसमें 5 से 6 महीना लगेगा। हमेशा जो राज्य सरकारें हैं वो राजनीतिक जो है लाभ उठाने के लिए इसी तरह के जो है एब्सर्ड कदम उठाती हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार का क्या, उसने तो एक अमेरिका के ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से समझौता कर लिया, एमओयू साइन हो गया, बाद में पता चला कि ऑस्टिन यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी है। तो इनके तो नौकरशाह इस तरह के हैं कि कहां ले जाके गड्ढे में योगी जी को ढकेल देंगे, योगी जी को खुद भी नहीं पता नहीं किस तरह से आंख मूंद करके एक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का जो प्रधानमंत्री बनने की भी ख्वाहिश रखता हो, वो इस तरह के जो है मतलब ब्लंडर करेगा। आपसे बता, आपने देखा कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है और कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला कायम रहा। हालांकि अभी योगी जी ने कहा है आज कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और हम ओबीसी आरक्षण देने के बाद चुनाव कराएंगे। तो भैया ओबीसी आरक्षण अगर ट्रिपल टेस्ट वाला मामला हुआ तब तो 5-6 महीने के लिए लटक गया।
तो 5-6 महीने क्या आपकी प्रशासन की सरकार रहेगी? माने आप प्रकरांतर से जो है लखनऊ में बैठे लोगों की सरकार रहेगी। कोर्ट ने इस बात को पहचाना, इसीलिए उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी इस तरह बनाई है। वो भी कहा कि आप नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे, नहीं तो एडहाक सरकार जब हो जाती है तो वो धुआंधार नीतिगत निर्णय फिर वो सरकार का जो ऊपर से लागू हो जाता है वो जो है लागू करती है, आपसे बता रहे। तो बात यहां पर ये है कि जब आप जानते थे कि ये 2017 का 2022 में नहीं चलेगा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने था, तो आपको जिस भी नौकरशाह ने सलाह दिया हो, आप फौरन से पेशतर उससे मुक्ति पाइए। जिस नौकरशाह ने आपको ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से समझौता करने के लिए एमओयू साइन करा दिया, आपको फौरन से पेशतर उसको हटाइए, वरना वो कहां ले जाके गिराएगा आपको। क्योंकि एक बार की गलती हो जाती है उसको मान लिया जाता है, 2 बार की गलती है चलो इंसान है हो जाता है, लेकिन अगर तीसरी बार गलती होती है तो या तो बहुत शातिर होता है करने वाला और या महामूर्ख होता है। इसलिए इन दोनों से बचना चाहिए। जी चलिए कुलदीप, आप एडवोकेट भी हैं, आपने ऑर्डर पढ़ लिया है? जी सर जी। उसमें तो सरकार न्यायालय कर रही है आंकड़े लाओ, और सरकार कहती है कि हम जो है जाति जनगणना नहीं कराएंगे, तो आंकड़े सर आखिर सवाल आएगा कहाँ से? सर सवाल यही है कि मैंने अभी लाइव भी किया था इस मसले को लेकर के, आपने वाजिब सवाल किया है। एक तरफ तो जो पिछड़ों की आबादी, जो कि बहुसंख्यक आबादी है भारत की, जो 27% आरक्षण है, चाहे इनका त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आप देख लें, चाहे नगर निकाय चुनाव में देख लें, ये 27% आरक्षण पूरा ही नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए सर, मेरी ग्राम पंचायत अगर आप ले लें, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। तो हम लोगों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तक जाना पड़ा और पीआईएल करनी पड़ी, तब 2010 में ये सीट आरक्षित हुई। जब से पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ तब से कभी हमारी सीट ओबीसी नहीं हुई थी, पहली बात। दूसरी जी। बात, ये 27% आरक्षण किस चुनाव में पूरा करेंगे? मंडल कमीशन के लागू होने के से लेकर के आज तक आप हर चुनाव का आप देख लें तो इनका जो आरक्षण की सूची इनकी होती है, 27% आरक्षण पूरा ही नहीं होता है। पहली बात तो ये है। तो दूसरी तरफ जो है, जहां एक तरफ मांग उठ रही है, एक तरफ ये हमारे नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को इसलिए खारिज करते हैं कि जो है वो जनसंख्या गणना करेंगे, सर्वे करेंगे, रैपिड सर्वे के आधार पर लागू करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जनसंख्या के आधार पर जो जातिगत जनगणना है उसको नहीं लागू कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की मांग जो सामाजिक न्याय संगठन है और जो सामाजिक संगठन है इसलिए कर रहे हैं कि जब जाति आधारित जनगणना हो जाएगी तो किसकी कितनी आबादी हो स्पष्ट हो जाएगा और आप यूनिवर्सल रिजर्वेशन लागू कर दीजिए। एक तरफ तो जातिगत जनगणना नहीं करवा रहे हैं, दूसरी तरफ ये नए नए पेंच लगा करके आरक्षण को खारिज कर रहे हैं। अब आप बताइए, इसमें टेस्ट की बात कर रहे हैं, 3 लोगों की कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। वो भी उस कमेटी को जो बनाएंगे वो केवल निगरानी करेगी और समीक्षा करेगी। तो सवाल तो यही है। कुलदीप, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अभी जी सर। डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य और जी और अखिलेश यादव बड़े नेता भी हैं। सामाजिक संगठन तो जी आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन जी पॉलिटिकल क्लास पर ये जो कुटिल चालें चली जा रही है न्यायपालिका और सरकार के बीच में, मतलब जी ईडब्ल्यूएस पे तो कोई आंकड़ा नहीं मांगा गया जी जी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो गया। तो ये तो जी कोर्ट कैसे काम कर रही है? तो साफ 21वीं सदी में ब्लेटेंट दिख रहा है आंखों से कि एक पक्षपातपूर्ण। जेपी सिंह साहब से बाद में लूंगा इस पर टिप्पणी, पहले आप बताइए कि लीडर्स क्या कर रहे हैं। सर, लीडर्स जो है कहीं न कहीं उनको जो है वो अपना अपने आप को जो है क्लियर, वो किस पाले में है, जिनका नाम आपने लिया, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, या इवन जो सत्ता पक्ष के जो नेता है केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग हों, उनके लिए उनकी ये क्षमता नहीं है कि उनका वर्गीय हित जो है, जो वर्गीय हित है वो आड़े हाथों नहीं आता है, उनका स्वयं का हित होना चाहिए, पहली बात। और रही बात विपक्षी जी। दलों की, अखिलेश यादव और मायावती जैसे लोगों की, ये अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, कैटेगरी किस कहां खड़े होंगे, ये अपने आप को तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसके साथ हैं। ये सबके नेता बनना चाहते हैं, और जिसका खामियाजा देखें आप, लगातार ये भुगत भी रहे, 10 सालों से 2 चुनाव हो गया।
ये किसके साथ है? ये एक तरफ तो बात करेंगे चुनाव जब आएगा, साइकिल का एक पहिया अम्बेडकर का है, अम्बेडकरवाद है, दूसरा पहिया लोहियावाद है। जब जो है ईडब्ल्यूएस पर बात आती है, सदन में मेज थपथपाते हैं कि हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। आज हम पूछना चाहते हैं, जब आप पुरजोर समर्थन कर रहे थे, आज जब त्रिस्तरीय नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण जो है शून्य कर दिया गया है, तब आप सड़कों पर क्यों नहीं है? आप इंतजार क्यों कर रहे हैं सामाजिक संगठनों का? ये आवाज उठाएंगे, आंदोलन छेड़ेंगे, तब हम कुछ बोलेंगे। फिलहाल भैया जी का ट्वीट आ गया, अभी मैं देख रहा था, केवल ट्वीट भर किया है उन्होंने, और उनकी जिला कमेटियां, उनके नेता सो रहे हैं। तो ये अपने आप को जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, सीमा की किस पार रहेंगे, किसके साथ रहेंगे। जी ये बहुसंख्यक आबादी के साथ रहेंगे, ये कंडीशनल है। अच्छा ठीक है सर, ये सपा बसपा आरजेडी सब लोग कह रही है सबका साथ लेंगे, सबका विकास है, लेकिन असली सबका साथ तो बीजेपी ले रही है, अब विकास सिर्फ सवर्णों का कर रही जी देखिए सर, हर समाज में हमेशा से एक सुविधा भोगी वर्ग रहा है। जी राजतंत्र था तो भी एक सुविधा भोगी वर्ग था, जो अगर राजतंत्र में शामिल हो गया तो उसके लिए उसकी कम्युनिटी गौड़ हो जाती थी। उसका जो है वो क्या कहते हैं उत्थान हो, उसकी संपत्ति बढ़े, उसके बच्चे जो है एस्टेब्लिश्ड हो, उसका जो है वो क्या कहते हैं सामाजिक स्तर बढ़े, उसकी कम्युनिटी चूल्हे भाड़ में जाए। जी ये शुरू से जो है वो क्या कहते हैं ये मानसिकता है हम लोगों की, आदिकाल से चली आ रही है। ये कोई अभी नई मानसिकता नहीं है। हर समय हर समाज में सुविधाभोगी वर्ग रहा है। अब आप ये देखिए, ये जो ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है, जी ओबीसी में ठाकुरों का भी एक वर्ग शामिल है, ओबीसी में ब्राह्मणों का भी एक वर्ग शामिल है, ओबीसी में बनियों का भी एक वर्ग शामिल है। हलवाई बनिया जो है आरक्षण के पात्र हैं। आप अगर गोस्वामी टाइटल लिखवा लीजिए तो आपको ब्राह्मण होते हुए भी आपको जो है आरक्षण के आप पात्र हो जाएंगे। इसी तरह जो है आप सैंथवार लिखवा लीजिए, आप जो है आरक्षण के पात्र हो जाएंगे। आप एक लुनिया या चौहान अपने को कहते हैं, चौहान दो तरह के हैं। एक चौहान जो लुनिया वाले चौहान है, आपको मिलेंगे तो कहेंगे कि हम क्षत्रिय हैं, आरक्षण में वो भी शामिल है। आपके गुजरात में 32-34% क्षत्रिय हैं, जिसमें 17% दरबार यानी जमींदार है और 17% सर्वहारा है। जो सर्वहारा है वो वहां आरक्षण में जो है क्या कहते हैं वो शामिल है, क्षत्रिय होकर के भी आपसे बता रहे। तो ऐसा नहीं कि आरक्षण में केवल कुछ ही ओबीसी जातियां शामिल है, उसमें जो सो कॉल्ड सवर्ण है वो 10% से अलावा भी शामिल है, आपसे बता रहे। वो जो 10% ईवीएस हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, उसके अलावा भी शामिल है जी। कि सवर्ण शासक समूह अपने समाज के प्रति जो सवर्ण है, ओबीसी में जो ठाकुर या उसको छोड़ दीजिए या ब्राह्मण या उसको छोड़ दीजिए, लेकिन लार्जली जो बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस मैग्नेट्स है या समाज है, उसके प्रति तो ईमानदार है ना। वोट सबका लेता है, लेकिन डिसीजन ऐसे करवाता है। देखिए आप फिर समझिए हमारी तरफ से, और आप चाहे बाबा साहब अम्बेडकर को भी पढ़ लीजिएगा, वो केवल और केवल ब्राह्मणों के प्रति ईमानदार है, बाकी किसी के प्रति भी ईमानदार नहीं है। बाकी लोग उनके इस्तेमाल की वस्तु हैं। अगर उनको गलतफहमी है तो हम उसको दूर नहीं कर सकते। सर अभी लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है जिसमें कहा गया है कि क्षत्रिय और राजपूत भी जो है मूल निवासी हैं, एक चल रहा है। अब सर जो चल रहा हो, जिसको जो कहना हो कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो उनसे हमेशा पूछते हैं कि यार महाराणा प्रताप के साथ तो कोल भी लड़ रहे थे, और बाकी जो है राजस्थान के राजपूत लोग जो है वो क्या कहते हैं अकबर के साथ लड़ रहे थे। तो उस समय तुम नहीं थे क्या? अगर नहीं थे तो क्यों नहीं आज जो कहते हो हाय महाराणा प्रताप हम न हुए, हम होते तो सारे जो हमारे यहाँ गद्दारी किए थे उनको हम देखते। तो ये जो देखिए, ये आप जब समय बदलता है ना, तो जो लोग जो छत्रप मान लीजिए कि अपने को रहते हैं, उनके लड़के आरक्षण से जो आपके चुन करके लोग जो जाते हैं और राज्य सत्ता में बैठ जाते हैं, उनकी चमचागिरी करने लगते हैं। तब वो जो है सारा अपना सवर्णवाद भूल जाते हैं। फिर हमने आपसे कहा कि ये जो है अवसर का मामला है। अब केशव प्रसाद मौर्य को आरक्षण हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? आपके प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने ट्वीट किया है, उनके लिए आरक्षण ना हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? आपके जो है एक अपना दल के जो है आशीष पटेल ने भी जो है कहा है साहब हम इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, करेंगे। उनके लिए आरक्षण हो ना हो, वो तो भाई
अपने पता चला कि जो है वो क्या कहते हैं, मतलब अब सोनेलाल पटेल की दो दो लड़कियां जो है, एक मंत्री भी है और एक जो है एमएलए भी है, हैं, और जो है दामाद भी जो है पता चला कि मंत्री हैं। तो उनको सोनेलाल पटेल को तो अब आरक्षण का जो है वो क्या कहते हैं, मतलब ब्राह्मणवाद हो गया। बागी पटेल, इसी तरह बाकी लोग भी हैं, यहाँ से बता रहे हैं। आरपीएन सिंह जो है सैंथवारों के सबसे बड़े नेता है, अपने को ठाकुर कहते हैं, आरक्षण की श्रेणी में है। अगर आरपीएन सिंह जो है वो क्या कहते हैं स्थापित हो जाए, तो आप मान लीजिए कि सारे सैंथवार स्थापित हो गए। इसी तरह मान बहन मायावती थी, क्या किया दलितों के लिए उन्होंने। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में बाकी दलित 5 किलो अनाज के लिए बीजेपी के साथ हो गए, केवल उन्हीं का समुदाय उनके साथ है, आप समझ लीजिए। सर लेकिन एक बात है, आप बहुत बारीकी से जजमेंट का निर्णय करते हैं। ये कोर्ट ओबीसी के लिए कह रहे हैं कि डेटा लाओ, सरकार जनगणना कराने ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सरकार देती है। दूसरी तरफ यही कोर्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस पे कोई आंकड़ा नहीं मांगती है। देखिए सर, ये जो फिर आप समझिए, जो कोर्ट कई स्तरीय है ना, तो कोर्ट के लिए कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, और जहां यूनिवर्सल लॉ नहीं है वहां सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया। अब ये क्या सारे कोर्ट के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को बैठा करके एक कंसोर्टियम उनका बना करके क्या उन्होंने बहस की कि ईडब्ल्यूएस कोटा कैसे देना चाहिए, कैसे नहीं देना चाहिए? खाता ना वही जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सही। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये जाए, सुप्रीम कोर्ट के लाइक माइंडेड जजों के यहाँ मामला जाए तो कह देंगे कि नहीं साहब, जो इन्होंने कर दिया कराइए, अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन होगा तब ये सब रेपिड वो सब आपका ट्रिपल सर्वे उर्वे के आधार पर होगा। अभी चूंकि लगातार तत्काल मामला है, इसलिए आप करने दीजिए, तो हम और आप क्या कर लेंगे इसी मंच पर बैठ करके? कुछ नहीं, प्रिसाइजली इसलिए मैंने कहा कि कोर्ट से लेके और राज सत्ता तक ये जो निर्णय लागू होगा तो पिछड़ों के खिलाफ जाएगा ना। देखिए, वो तो अपर कास्ट के पक्ष में है। देखिए, अपर कास्ट या पिछड़े किसी के न पक्ष में है न किसी के विपक्ष में, ये सुविधा होगी कि उन लोगों के पक्ष में है। एग्जैक्टली, जो साधन संपन्न है, नहीं वो ओबीसी भी है, उसमें दलित भी है, उसमें ओबीसी भी है, वो सभी लोग हैं उसमें सर। उसमें आप मैनपुरी से किसी आप जनरल आदमी को जिता के ले आइए तो जाने हम आपसे। सर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि सब लोग सब ब्राह्मण वाइस चांसलर नहीं बन सकता है, सब ठाकुर मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, सब नहीं बन सकता है। हाँ। लेकिन अवसर अगर 500 है, मान लिया कि वहां पे निगम पार्षद बनता, अगर ओबीसी का आरक्षण लागू होता तो चलिए उसमें 100-200 ओबीसी का भी कोटा पूरा होता। लेकिन अब तो चूंकि नहीं लागू हुआ तो सारे कोटा 500 ही है, वो सारे सवर्णों को नहीं मिलेंगे, लेकिन सिर्फ सवर्णों को ही मिलेंगे। ये बात ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। इस पर भी जो है वो क्या कहते हैं क्षेत्रवादी गणित है कि इस क्षेत्र में कौन कितना है। अगर कहीं 40%, 50%, 45% मुसलमान है तो वहां सारे लोग भी एक हो जाएं तो जल्दी उनसे जीत नहीं पाएंगे, आपसे बता रहे हैं। जब तक उनके अंदर जो है वो छेद ना हो तब तक। वो भी तो सवर्णी है ना सर, मुसलमान नहीं अरे नहीं, उसमें सभी हैं, उसमें दलित हैं, ओबीसी पसमानदा है, उसमें कोई सिद्दीकी जो है किसी जो है अंसारी के यहाँ शादी नहीं करता सर। तो हड्डी की शुद्धता देखते हैं, मुसलमान नहीं हड्डी की शुद्धता देखते हैं ना। जहां अब आपके यहाँ भदोही में आ जाइए, अंसारी के अलावा कोई मुसलमान जीत नहीं सकता। वहां उनकी संख्या है ना, जहाँ पे उनकी नहीं है। तो फिर बात तो फिर बहुमत की सरकार में संख्या का ही तो महत्व है ना। इसीलिए देखेंगे कि जब नगर निगम चुनाव हुआ तो कितना कौन जाति का आया। नहीं, आप ये कहें कि उसमें ज्यादातर लाभान्वित जो है वो क्या कहते हैं, मतलब सवर्ण या सवर्ण मानसिकता के लोग होंगे, ये आप कह सकते हैं, लेकिन एब्सोल्युटली होंगे ऐसा नहीं कह सकते। नहीं ज्यादातर ही मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, ज्यादातर जो इसका लाभ जो है वो सवर्ण लोगों को जाएगा, और इसका नुकसान जो है पिछड़े जो ओबीसी कैटेगरी में, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, उसको ओबीसी कैटेगरी में नुकसान होगा। यही प्रिसाइजली मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, आप जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नुकसान होगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए जो राजनीतिक दल भी हैं वो कोई दूध के धुले या बच्चे नहीं हैं। वो जानते हैं कि हाँ हमारा कितना वोट है, किसको हमको टिकट देने पर हमारा वोट प्लस वो वोट मिल करके प्लस होगा। तो ये सब गणित भी जो है वहां चलता है, और ये सब समाजशास्त्र का पूरा आंकड़ा उनके कंप्यूटर में दर्ज है, विपक्ष के भी विपक्षी दलों में भी, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, या कोई भी दल हो, या अपना दल हो, या कोई भी दल हो, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि हाँ हम किसको। अब अपना दल अगर प्रतापगढ़ में ठाकुर कैंडिडेट एमपी में उतारती है तो इसका क्या मतलब है? अपना दल ठाकुरों की पार्टी तो नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि ठाकुर वोट के साथ अगर अपना दल का वोट मिल जाएगा तो हमारा एमपी बन जाएगा। पिछली बार एमपी बन भी गया था।
तो इस तरह जो है तमाम जगहों पर जो है नगर निगम के जो सभासद या पार्षद हैं, हाँ आप कह सकते हैं कि ये ना होने से बाई एंड लार्ज जो सत्ता के जो है के साथ चरम सुख भोग रहे हैं, वो चाहे सवर्ण हो, ओबीसी हो, बनिया हो, कोई भी हो, उनको जो है वो क्या कहते हैं लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। सर आप तो लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, 80 से मैं समझता हूँ 40 साल से ज्यादा हो गया। जी आप चौधरी चरण सिंह को भी देखे होंगे, मुलायम सिंह यादव को भी देखे होंगे, बीपी सिंह को भी, तमाम बड़े नेता जो मैं नाम ले सकता हूँ, कांशीराम, रामविलास पासवान, मायावती। बचपन में मुझे याद है कि लोग वोट क्लब भर दिया करते थे और पार्लियामेंट घेरने पहुंच जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी खुद कंप्यूटर के जब आया था उस समय बैलगाड़ी से चले गए थे। तो आजकल क्या हो गया है, नेता सब एकदम ठंडा लग गया है क्या? इस खाली सामाजिक संगठन करेगा आंदोलन? देखिए सर, नेताओं का पूरी तरह जो है जातिवादीकरण हो गया है। अच्छा। अब जिस समय चरण सिंह और मुलायम सिंह एक साथ थे, उस समय यादव और जाट को अलग नहीं समझा जाता था। जी जी। लेकिन कालांतर में जाट जो है यादव से अलग हो गए, क्योंकि उनको लगा कि हम जो है यादव से ज्यादा जो है मतलब जमीन से लेके पढ़ाई से लेके हर मामले में श्रेष्ठ हैं। और माइक्रो लेवल पर विभाजन इस तरह हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आपके जाट ही हैं, तो जाट में यहाँ 3 खाप हैं, बलियान खाप है, परमार खाप है और एक और खाप है। जी उसमें सबसे ज्यादा जो है वो डोमिनेंट बलियान खाप है और सबसे कमजोर परमार खाप है। परमार खाप को जो है चौधरी अजीत सिंह, चरण सिंह और आपके क्या कहते हैं जो जैन चौधरी हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। इस समय थोड़ा जाटों में फिर से जो है वो क्या कहते हैं एकता आई है, जो वहां सब दंगे उंगे हुए वो हुए, उसके बाद से जो सपा के साथ जाट मिलके लड़ रहे हैं, क्योंकि परमार खाप के होते हुए भी जैन चौधरी की पार्टी खतौली सीट जीत गई। ये बहुत बड़ी जो है समझ लीजिए कि बीजेपी के लिए मतलब समझिए कि उसके ताबूत में कील की तरह है, आप समझ लिया। हम आखिरी कील नहीं कर सकते लेकिन कील की तरह है, और वहां बलियान हार गए। तो अब इस माइक्रो लेवल पर जब जाति का जो है विभाजन हो जाता है, अब जैसे थोड़ी देर के लिए मैं हिंदुस्तान अखबार में था, तो वहां भयानक पहाड़वाद चला। हमारी सुश्री मृणाल पांडे जी ने जो है पूरा 1 to 10 पहाड़ियों को भर दिया वहां। और वो भी जो है मतलब क्या कहते हैं आपके कुमायूं मंडल के ज्यादा थे, जो मतलब कुमायूं मंडल की आपकी जो है वो भी थे, वो भी हैं मृणाल पांडे भी। अब कुमायूं मंडल के जो आपके पहाड़ी हैं वो अपने को कानिकुब्ज के नजदीक मानते हैं। अब उसके बाद उतने पहाड़ी नहीं मिले तो बाकी जगह कानिकुब्जों की पोस्टिंग होने लगी। सरयू पारी हटा दिए गए, माइक्रो लेवल समझिए। और उसमें भी कुछ कानिकुब्ज जैसे आए कि वो त्रिपाठी हैं तो त्रिपाठी कानिकुब्ज ढूंढने लगे, वो पांडे कानिकुब्ज हैं तो पांडे कानिकुब्ज ढूंढने लगे, उनको त्रिपाठी कानिकुब्ज मंजूर नहीं था। ये माइक्रो लेवल का जातिवाद है सर। जी 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 जी। गोत्रवाद चल गया इस समय, आपसे बता रहे हैं। वहां पे ऑल इन फैमिली रहता है, वो नुकसान भी हो बोला घर में ही आ रहा है, दाल घी कहाँ गिरा तो दाल में। नहीं, हम आपसे कह रहे हैं कि अगर मान ली ब्राह्मणवादी है तो सरयू पारी को हटा के आप कानिकुब्ज को ले आ रहे हो। सरयू पारी ब्राह्मण ने कौन गलती किया है भाई, जिसको वजह से आप उसको हटा दे रहे हैं? ऑल फैमिली मैटर्स, ऑल फैमिली मैटर्स। नहीं सर, यही जो माइक्रो लेवल का जातिवाद है, क्योंकि अवसर कम है और संख्या ज्यादा है, इसको तो जातिवाद हुआ। और जातिवाद इस, के बाद भी यही स्थिति कायम है, तो फिर माइक्रो जातिवाद हो गया। अब हम सपा को ही कह रहे हैं, सपा ने जब उत्तर प्रदेश में पुलिस को भर्ती की थी तो खाली मेरठ से ये आपके मैनपुरी से लेके इटावा तक ही यादव जो है भर्ती होने के लिए मिले थे। बलिया का यादव यादव नहीं था, प्रयागराज का यादव यादव नहीं था, बनारस का यादव यादव नहीं था, प्रतापगढ़ का यादव यादव नहीं था। तो बात यह है कि पहले हमारे से भरेगा तब हम दूसरे के बारे में सोचेंगे। सर उसमें एक बात थी कि मैनपुरी के यादव पुलिस में, उनको सिपाही में ज्यादा मजा आता है। प्रोफेसर एसडीएम तो बने नहीं, वो प्रोफेसर बात नहीं एसडीएम है, बात ये है कि सब जगह है। और सारे हमारा कहना एसडीएम है, और प्रोफेसर अपर कास्ट लगे अखिलेश यादव के जमाने में। आप जनरलाइज बात कर रहे हैं, मैं आपको माइक्रो लेवल की बात कर रहा हूं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं माइक्रो लेवल की बात कह रहा हूं कि जब यहाँ माइक्रो लेवल पर जो है आप जो है आप समझिए कि आप जो है ये इस तरह का जो है वो ये करते हैं, तो क्या करेंगे आप, ये बताइए साहब। सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में थे, जितने आपके जो है बंसल, अग्रवाल, मित्तल, गोयल, समझे आप, सारे लोगों के जो है सारे अधिकारियों के वो जो है गुरु घंटाल बने हुए थे, आपसे बता रहे हैं सुनील बंसल साहब। सीधे उनसे उनका तार जुड़ा हुआ था। उसी तरह सारे मंत्री जो बनिया वर्ग से विशेष रूप से थे, इवन कि आपके
ओबीसी हो गए केशव प्रसाद मौर्य, सीधे जो है बंसल से मिलके योगी को डिस्टेबलाइज कर रहे थे। ये उत्तर प्रदेश में जो रहता है कौन नहीं जानता इस बात को? आप बताइए। सर आप जो बात कर रहे हैं उसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ कि जी दलित पिछड़ों में भी जो जातिवाद के अंदर जातिवाद माइक्रो आया, उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा आरएसएस बीजेपी ने लिया। सही कह रहा हूँ? जी क्योंकि उस आरएसएस और बीजेपी में वर्गीय चेतना जो है, कम्युनिटी की फीलिंग ज्यादा स्ट्रांग है। आपस में झगड़ा कर लेंगे, लेकिन शासक समूह बने रहना है, इसलिए आपसी भेदभाव तुरंत अंदर घर के अंदर ही रखते हैं। नहीं, वो भेदभाव तो उनकी, मान लीजिए आप पार्टी का अनुशासन है, निकाल बाहर कर देंगे, क्योंकि सत्ता में है इसलिए हम्म निकाल बाहर होने से सब डरते हैं। अभी वो सत्ता हम्म में ना रहे और फिर इस तरह का काम करे तो देखिए कितना लोग छोड़ के उनको जाते हैं। दूसरी बात, उन्होंने तो सत्ता में रहने के लिए अपनी पार्टी का कांग्रेसीकरण कर लिया है। अब तो उनकी पार्टी को आप भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहाँ है जहां उनके लोग जो है वो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, वो मतलब आप समझिए हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेसी, आपका जो है वो वहां जो बना है आपका त्रिपुरा में कांग्रेसी, आपके जो है मैक्सिमम लोग जो है कांग्रेसी, आपकी जो है शिवराज सिंह सरकार की आधी सरकार कांग्रेसी। गुजरात में अभी जो है आपको 40 जो है क्या कहते हैं कांग्रेसी विधायकों को जो है वहां से दल बदल करा के इन्होंने टिकट दिया तो कांग्रेसी। इनका अपना कौन बचा है? ये तो कहने के लिए मलाई में हैं, आपसे बता रहे हैं। जी जी जी। हाँ, कुलदीप। सब तो कांग्रेसी हैं, आपसे बता रहे हैं। हाँ तो कुलदीप कांग्रेसी भाई नहीं ऐसा नहीं, है। हाँ कल तक कांग्रेस में वो धर्मनिरपेक्षता का झंडा उठाए थे, आज सांप्रदायिक हो गए। या हाँ उनके यहां से ओवरनाइट। जो आ रहा है कल तक सांप्रदायिक था, आज धर्मनिरपेक्ष हो गया कांग्रेस और सपा में शामिल होते ही। हम्म। तो मामला फिर वहीं आ जाता है। एक सुविधा भोगी वर्ग है जो खूब सुविधा लेने में माहिर है, वो हर जगह जाके आलू की तरफ फिट हो जाता है। आप ऐसे सिद्धांतवादी लोग कम हैं कि जो सिद्धांत पर रहते हुए अपना जो है वो जीवन नष्ट कर लेते हैं। अवसरवाद नहीं करते, उस इसलिए वो धीरे धीरे किनारे हो जाते हैं। आप बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं कुलदीप। जेपी जी सिंह साहब जी बहुत समझ गंभीर गए। सवाल उठाए हैं। और जी जितने निषाद पार्टी, अपना दल, सपना दल, जितने पार्टियां सुभाषपा। जातियों की बनी, सब जो अपर कास्ट है उनकी पार्टियां लार्जली अपने जातीय वर्गीय हित को लेकर सचेत रहती है। अपर मैं जी स्ट्राटा कह रहा हूँ, उसमें वैश्य जी भी ले लीजिए आप। अ, जी सर, बोलिए सर। हाँ आपने अभी निषाद पार्टी वगैरह वगैरह का नाम लिया, ये जितनी पार्टियां हैं बड़ी पार्टियों के साथ समझौता करके जो सीटें लेती हैं उसको 5 करोड़ रुपए में बेचती हैं। बेचती हैं। जी जी एक बेचती एक हैं। जी सीट, जी। एक एक सीट। हम्म। और जी उन 5 करोड़ में जो बेचती हैं तो कुछ जीतने वाले खड़े होते हैं, कुछ जो है ये आपका जो मुख्य पार्टियां हैं वही पैसा दिलवा के अपने कैंडिडेट खड़ा करा देती हैं, चाहे वो हम्म। जीतने के लिए खड़ा कराएं चाहे हारने के लिए खड़ा कराएं। क्योंकि जी हारते जी हैं जी। वो तो प्रकारांतर से उनका गठबंधन दूसरे का जीतता है। अभी हम्म पूरे बिहार में यही हुआ था, आपसे बता रहे हैं। कांग्रेस हम्म। पार्टी ने बहुत सी सीटें ली थी और उत्तर बिहार में उन्होंने जितने कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने सीटें बेची हैं, बीजेपी वाले ने अपने डमी कैंडिडेटों को खड़ा करा दिया था। वो केवल हारने के लिए चुनाव लड़ रहे थे ताकि बीजेपी जीत जाए। जी जी जी। तो जी कुलदीप, आप तो राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हैं और कई सवाल उठाते रहते हैं, इतने सारे दल हैं। जी सर। क्या जो 5 करोड़ जी रुपया और सत्ता की हिस्सेदारी है, इसी वजह से वो अपने जमात से जुड़े मसलों पर सड़कों पर नहीं आ पाते हैं? कोई आंदोलन दिख नहीं रहा इसे। जी सर, सबसे बड़ा वेल। सवाल यही है। अगर आप इधर आप गौर करेंगे 20 सालों का जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर अगर आप सर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे जाति को लेकर के पार्टियां बनी। और जो जात को लेकर के पार्टियां बनी तो जमात की जो सवाल है, जो पूरा वर्गीय चेतना का सवाल था, वर्गीय करण का सवाल था कि बीसी एससी माइनॉरिटी के लोग गोलबंद होकर के मूवमेंट करते थे और मुद्दों पर साथ आकर के आंदोलन करते थे, वो राजनीति पीछे छूटी। लोग जातियों को लेकर के अपनी जात को लेकर के जो है जात के उत्थान के लिए संगठन बनाए, संगठन से पार्टी बनाए, पार्टी बना करके केवल जाति तक सीमित रही। जैसा कि जेपी सिंह सर ने कहा कि वो जैसे अपना दल बनाए तो बेसिकली देखा जाए कुर्मी पहले जुड़ा अपना दल से। उसके बाद जो है अन्य हरिवंश सिंह को जौनपुर से इसलिए टिकट दे दिया गया कि अपना दल का बेस वोट प्लस जो है ठाकुर बिरादरी कोट पा करके वो सीट निकाल ले जाएंगे तो 10 करोड़ उनकी सीट फाइनल हो जाएगी। ऐसे ही सुभाषपा के कई हमारे साथी एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर हुए तो उन्होंने कहा भैया 5 CR मिश्रा जी समझौता करा रहे हैं, दिलवा रहे हैं, लाइजनिंग कर रहे हैं। हमने कहा 5 CR आप लगा देंगे टिकट लेने में तो
तो आप सवाल क्या उठाएंगे? कितना 5 साल की विधायकी में आप कितना कमा लेंगे? पूरे जीवन की पूंजी आप, नौकरी की पूंजी आप लगा दे रहे हो, कल जब समाज पर जुल्म अत्याचार होगा तो क्या सवाल आप उठा पाएंगे? तो उन्होंने कहा क्या करें, मौके की राजनीति यही कहती है। तो वो चूंकि शिक्षित भी हैं, वो चूंकि उनको माननीय बनना था, इसलिए उन्होंने 5 करोड़ में टिकट लिया। हमारी, जैसा कि अभी जेपी सर ने कहा कि हमारी ही बगल की विधानसभा है, जयसिंहपुर विधानसभा आती है, और यहाँ निषाद पार्टी के खेमे से राज प्रसाद उपाध्याय लड़े, 2 बार बसपा से लड़े, हार गए। लेकिन निषाद पार्टी से लड़े, सिंबल जो है कमल का है, टिकट जो है वो निषाद पार्टी से है, तो वो जीत गए। निषाद ने एक तरफा वोट कर दिया। तो जेपी सर ने जो कहा वो बहुत ही तार्किक और बहुत ही विश्लेषण के बाद कही गई बात हो, यथार्थ रूप से जमीनी स्तर पर लागू होती है। सर, बात हम जहां थे कि 20 सालों में जाति को लेकर के पार्टियां बनी हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं मुद्दे पर जो राजनीति थी, जो राजनीति मुद्दों पर होती थी, रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, पढ़ाई लिखाई, दवाई को लेकर के होती थी, वो जाति पर आ गई। हर किसी के पास कोई न कोई तर्क है कि फला जाति का जब मुख्यमंत्री था तो उसने क्या गलत किया हमारी जाति के साथ, फला जाति का जब जो है विधायक सांसद था तो उसने क्या किया हमारी जाति के साथ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप केवल उस दौर का जो है आकलन आप कर लें। मानवर काशीराम साहब के मूवमेंट से बीएसपी से अलग हुए सुनियाल पटेल जी। सुनियाल पटेल जी ने अपना दल बनाया, अपना दल से फिर देखिए अपना दल एस हो गई। उसके बाद जो है सुभाषपा बनी, निषाद पार्टी बनी, अभी एक भागीदारी पार्टी बन गई वो प्रजापति लोगों की। तो जाति को लेकर के पार्टियां बन रही हैं। तो ऐसे में जमात की जो बात है, जो वर्गीय चरित्र था, जो वर्गीकरण था, कि जो वो मुद्दों को लेकर के पहले ओबीसी का मुद्दा आता था, पूरा ओबीसी लामबंद हो जाता था, सड़कों पर उतरता था, पार्लियामेंट का घेराव करता था। तो आज वो जो है कहीं न कहीं मुद्दों से विरक्त हुआ है, और जो राजनीति है वो मुद्दा विहीन और दिशाहीन हो गई है, केवल जाति पर आकर के अटक गई है। हर जाति का अपना चेहरा दिखना चाहिए, भले ही वो मुंह से गूंगा हो, ठीक है, हाथ से जो है विकलांग हो, जी, हर जाति का चेहरा देखना चाहिए, अपने जाति का माननीय बना देखना चाहता है। ठीक है, ये सभी जातियों पर लागू होती हैं। और जो सामाजिक न्याय की आवाज है, जो वर्गीकरण की बात है, वर्गीय हित की बात है, वो पीछे छूट जाती है जाति हित में। ठीक है, मुझे देखने को फाइनल जो लगता है। कमेंट्स जेपी सिंह साहब से लेंगे, लेकिन उसके पहले जाति जाति में लड़ते रहिए, पार्टी बनाते रहिए, चिड़िया चुग गई खेत। और जिस माननीय कोट अनकोट माननीय की बात कुलदीप कर रहे हैं, उसमें ना हमारी दिलचस्पी है, ना जेपी सिंह साहब की दिलचस्पी है, और ना मैं समझता हूं कि कुलदीप की दिलचस्पी होगी, या कुलदीप अभी नौजवान है। सर, अल्टीमेटली ये एक लीला है, जिसको मैं कहता हूं, कई बार आपने सुना होगा, जनेऊ लीला है। सरकार जो है जातिगत जनगणना नहीं करा रही है, और कोर्ट आंकड़े मांग रही है। जब ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का जब रिजर्वेशन होता है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट कोई आंकड़ा नहीं मांगती है और पास हो जाता है। ये लीला ही है ना एक तरह की। फाइनल कमेंट सर। जी। नहीं, लीला की बात आप कर रहे हैं। आप ये सोचिए 2.5 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। और इनकम टैक्स रिटर्न नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, और गरीबी की रेखा से नीचे वाले के पास पैन कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो 8.25 लाख रुपए का जो आपने सीमा निर्धारित किया है, ये इनकम टैक्स लिमिट से ऊपर है। तो सबसे पहले तो अगर सरकार ईमानदार है तो चाहे ओबीसी या किसी के लिए भी क्रीमी लेयर 8 लाख रखा है ना, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 8 लाख रखा है। तो क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर 8 लाख रखा है तो फिर 8 लाख में इनकम टैक्स रिटर्न क्यों? 8 लाख तो सीधे सीधे माफ होना चाहिए। 8 लाख के बाद जिसकी इनकम हो उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। और ये बात कहीं ना कहीं से उठना भी शुरू हो गई है। जी, खड़गे साहब तक ने उठा दिया है इस बात को। खड़गे साहब, हाँ, खड़गे साहब ने तो उठा दिया ये बात। जी जी। हमारे यहाँ सर बगल में हमारे रोड, इस पर हमारी ग्राम पंचायत, इसके सामने ही ग्राम पंचायत है अन्नपूर्णा नगर। वहां के पांडे जी थे, उनको ईडब्ल्यूएस कोटा लेने के लिए 16 रुपए महीने, गौर करिएगा, 16 रुपए महीने लेखपाल ने इनकम दिखाई, और वो आर्थिक रूप से गरीब हो गए, सुदामा कोटा का लाभ लेने के लिए पात्र हो गए। उसको लेकर के हम लोगों ने सवाल किया, तो चूंकि एसडीएम साहब एससी थे, अरविंद कुमार जी थे, तो उन्होंने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया। तो हम लोगों ने डीएम से पूछा क्या ऐसे तमाम आंकड़े हैं, 16 रुपए 20 रुपए इनकम दिखा करके ये जी रहे हैं इस दुनिया में?
और अच्छी खासी वेशभूषा का लाभ भी उठा रहे हैं और सुदामा कोटा का लाभ भी ले रहे हैं। तो ये कहाँ है? ये तो जो ईडब्ल्यूएस जिनके लिए बनाया गया उनका भी हनन कर रहे हैं ये। जी उस जी पर कुलदीप डीएम जी, साहब मौन हाँ हो गए। जी कुलदीप हाँ जी, हाँ हाँ आप सर। हर डीएम साहब के दफ्तर में और एसडीएम साहब के दफ्तर में, तहसील में जाइए आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए। आप जी जितना पैसा देंगे रेट के अनुसार, उतने जी लाख का जी आपका जो है वो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट आय बनेगा। का बन जाएगा, आपसे बता रहे जी हैं। और अगर ठीक सर। आप नहीं देंगे तो आपकी आय होते हुए आप जो है वो क्या कहते हैं मतलब वो हो जाएंगे, अपात्र सर्वहारा रहेंगे। बन जाएंगे, आपसे बता रहे हैं। आय होते हुए, जी आपकी संपत्ति होते हुए, अगर आपकी संपत्ति आज की डेट में 5 करोड़ की है तो 1.5 लाख 1 लाख का भी अगर लेखपाल साहब बिना पैसा लिए बना दे तो समझ लीजिए उनकी बड़ी मेहरबानी है आपके ऊपर। तो भ्रष्टाचार तो ऊपर से नीचे तक इतना व्याप्त है और सबकी अखंड। सारी व्यवस्था आदर्श व्यवस्था के रूप में बनाई गई है। तो सवाल इस बात का है कि जी जब लेखपाल साहब के उसके ऊपर जो अगर आय प्रमाण पत्र बनना है तो आप चाहे जितने का बनवा लीजिए, चाहे उपाध्याय जी हो, त्रिपाठी जी हो, ठाकुर साहब हो, बनिया जी हो, कोई भी हो। जो पहले तो जो है जी वो बनिया है तो हलवाई बनिया का बनवा लिए, ठाकुर साहब हैं तो सैंथवाल ठाकुर का बनवा लिए, रिजर्वेशन से नौकरी मिल गई ना। और बाकी लोग तो जी जानते ही जी हैं कि हम परमार हैं, हम सैंथवाल नहीं है। तो हम्म। सवाल इस बात का है कि जी इसी तरह दलित में मामला है, आप समझ लीजिए। एक बार तो बहुत पहले की बात है, जब हम लोग स्टूडेंट थे तो निकला था कि मित्तल, गोयल, अग्रवाल, सिंह और जमा तमाम पंजाबी टाइटलों के लोग जो है दलित जो है के नाम से जो है उन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रखा है। अभी भी इतना चल रहा है घास, सर। अभी अभी हाँ, इतना अभी भी इतना सब घास घास पास है कि आप कह नहीं सकते। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकार की ये बेईमानी है। सरकार नहीं चाहती थी कि ओबीसी आरक्षण हो, वरना सरकार ने 6 महीना एग्जैक्टली। पहले से होमवर्क किया होता और जी ये स्थिति जो है कोर्ट में ऐसी अनप्लीजेंट स्थिति पैदा न होती। और अब आप जो है, चूंकि आप इस सरकार की एक मंशा है कि जो भी अपनी कमियां, जो भी अपना वो है या जो भी आप जबरिया किसी पर करना चाहते हैं, उसके लिए आप कोर्ट का कंधा ढूंढते हैं। और कोर्ट का कंधा कभी तकनीकी कारणों से, कभी वैचारिक कारणों से आपको मिल जाता है। शुक्रिया आप जी दोनों का। और दोस्तों, मिला जुला कर बात यह है कि ओबीसी आरक्षण उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव में लागू नहीं होगा, रोक लगा दी गई है। और इस आरक्षण के खिलाफ जो कोर्ट में गए थे, उन्होंने बहुत गहन शोध किया था, एक एक आंकड़े जुटाए थे। इस एपिसोड पर जेपी सिंह साहब से कल चर्चा करूंगा कि कैसे कौन सा एक इंडिविजुअल आंकड़े जुटा लेता है, घर घर जाके किस घर में कितने जाति के लोग हैं जमा कर लेता है एक व्यक्ति, और पूरी सरकार, मशीनरी, तंत्र यह काम नहीं कर पाती है। पॉलिटिकल राजनीतिक चेतना पे सवाल ये उठाता है, खड़े करता है कि क्या वाकई सरकार, न्यायपालिका ओबीसी को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर ईमानदार है। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। अम्बेडकरनामा आपसे जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में। और कल बात करूंगा जेपी सिंह साहब से, उस इंडिविजुअल को ढूंढिए जिन्होंने पिटीशन दिया था और किस किस तरह रिसर्च किया था। ये आप सभी को जानना जरूरी है कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं मेहनत करते हैं, घर घर जाके आंकड़े उठाते हैं, हवा में बात नहीं करते हैं, ट्विटर फेसबुक पे सिर्फ बात नहीं करते हैं ना, रिसर्च भी करते हैं हमारे लोग। वो कह दीजिए कि रिसर्च करना है तो कहेंगे कि नहीं मुझे शासक वर्ग बनना है, हुक्मरान बनना है। तो हुक्मरान बनने के चक्कर में सारे रिजर्वेशन आपके खत्म हो रहे हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया कुलदीप, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार।